Hello guys, so in this video we will discuss हमारी पोम द सॉन्ग ऑफ आवर शर्ट जिसको लिखा है निर्वाणा पटेल ने। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। सो लेट अस बिगिन। तो हमारी जो पोएट है निर्वाणा पटेल, अब एज अ पोएट इन्होंने ऐसे इश्यूज को टैकल किया है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस यानी कि ऐसे सेक्शन सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उनके बारे में एक बहुत ही क्लोज पिक्चर पोर्ट्रे करी है इन्होंने कि कैसे जो इंसान बहुत ही बुरी कंडीशंस में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। उनका जो एक सिर्फ और सिर्फ एक जो फॉल्ट है वो उनकी कास्ट है, और उसी कास्ट की वजह से उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, इस चीज को पोर्ट्रे किया है निर्वाणा पटेल हमारी पोएट ने। तो एक कंटेम्प्रेरी इंडियन पोएट है, इनको जाना जाता है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से दलित लिटरेचर में। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं लिखती हैं, ये सिंपली चीज़ों को लिखती हैं और सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स आइडियाज को पोर्ट्रे कर देती हैं। इन्होंने मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही उसको डीप एनालिसिस किया है। तो लेट अस बिगिन, हम लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वी आर अ फैशनेबल कास्ट और ट्राइब यू मे कॉल। ये जो हमारी स्पीकर है, हमारी पोएट है, ये सरकास्टिकली भी ये बोल रही हैं कि हमारी जो कास्ट है ना वो फैशनेबल है। फैशनेबल एक सरकाजम की टोन में बोली जा रहा है, एक ऐसी ट्राइब के बारे में बताया जा रहा है जिसको फैशनेबल बोल रहे हैं, पर हमारा मतलब है कि ये एक ऐसी ट्राइब है जो कड़वाहट से भरी हुई है, जो बिटरनेस से भरी हुई है। Our forefather Mayo Dalit had a shirt of 3 sleeves। ये ना बताती हैं, ये अपने एक एंसेस्टर के रेफरेंस देती हैं कि हमारी जो पॉवर्टी है ना, ये जो ऑड सिचुएशंस है हमारी, ये हमारी जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही है, और पता नहीं कितनी हमारी जो हिस्ट्री है वो पॉवर्टी से भरी हुई है। यानी कि एज एन एग्जाम्पल जो रेफरेंस दी है कि इनके जो फोर फादर थे मेयो दलित, उनके पास जो शर्ट भी थी उसकी भी 3 स्लीव थी। ये 3 स्लीव्स का जो रेफरेंस दिया गया है, ये कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, ये सिर्फ हार्डशिप को एक्सप्रेस कर रहा है। His father had a shroud as his shirt, and his father wore a shirt of his skin। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो उनके पिता थे वो तो एक श्राउड यानी कि जो कफन होता है ना, उनकी शर्ट तो वही थी, और जो उनके पिता थे उनके पास तो उनकी शर्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनकी चमड़ी यानी उनकी स्किन थी। आई एम नो लेस फैशनेबल। आगे बढ़ते हैं, फिर इस लाइन के बारे में जानेंगे। आई एम नो लेस फैशनेबल, just got a pocketless, sleeveless, buttonless Peter England the second from the pavements I sweep। ये फिर से सरकास्टिकली बोलती है कि मैं तो उनसे भी ज्यादा फैशनेबल हूँ। मेरे पास जो कपड़े हैं उसकी ना पॉकेट है, ना स्लीव है, ना उसमें बटन है। तो ये तो ऐसा कपड़ा है जैसे पीटर इंग्लैंड, एक बहुत ही फेमस ब्रांड, जैसे पीटर इंग्लैंड के जो कपड़े होते हैं ना इस ब्रांड के, मेरे कपड़े भी कुछ वैसे ही हैं। मतलब एक सरकास्टिक टोन में ये बता रही हैं कि मेरी जो पॉवर्टी है वो जनरेशन बाय जनरेशन मेरे तक परसिस्ट कर रही है, यानी कि अभी तक वो पॉवर्टी चलती आ रही है। आगे देखिए लाइन जो है, द सेकेंड फ्रॉम द पेवमेंट्स आई स्वीप। और ये कपड़े भी मुझे कहाँ से मिले हैं, मैं जहाँ पे पोछे लगाती हूँ, जहाँ पे स्वीपिंग करती हूँ, वहीं से मुझे कपड़े ऑब्टेन हुए हैं, वहीं से मुझे कपड़े मिले हैं। एवरी पासर बाय इज टेम्प्टेड टू पे हिज रिस्पेक्ट टू द लेबल ऑफ द लॉर्ड्स बट विदाउट टचिंग माई कॉलर बोन। अच्छा, अब हम ये बात भूल जाते हैं कि इनके जो कपड़े थे वो किसी ब्रांड के नहीं है, असलियत में इनको कहीं ना कहीं से मिले हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, हम ये बात भूल जाते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जो ये कपड़े पहन रही हैं ये कुछ पीटर इंग्लैंड की ब्रांड के मिलते जुलते कपड़े हैं। तो वे कहती हैं कि हर जो आसपास से लोग जो निकल रहे हैं ना, वो ये भूल जाते हैं या मान नहीं रहे कि अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद भी मुझे रिस्पेक्ट दे,
वो मुझे रिस्पेक्ट देने को तैयार ही नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई कास्ट। तो यहाँ पे ये बोलना चाहती हैं कि मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, नो मैटर हाउ आई ड्रेस, नो मैटर मैं क्या पहन लूं, ये लोग मुझे मेरी कास्ट से ही डिस्क्रिमिनेट करने वाले हैं। बट विदाउट टचिंग माई कॉलर बोन मतलब उनको मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता। उनको यही नहीं जानना कि मेरी असलियत क्या है। वो मुझसे कंधे से कंधा लगा के भी खड़े होने को या बात करने को रेडी नहीं है। Our shirt has a song to sing of bizarre fashions. ये जो पूरी पोम में हमारी जो स्पीकर हैं, वो जब जब अपने कपड़ों के बात तरीके से, अपने कपड़ों के जरिए रेफरेंस देके अपनी पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन को पोर्ट्रे कर रही है ना, उसी बात की यहाँ पे बात दोबारा आई है कि हमारी शर्ट यानी हमारे जो कपड़े हैं वही हमारी असली गाथा यानी कि हमारी असलियत है सिचुएशन की। उसको जान सकते हैं कि हम जैसे ड्रेस होते हैं ना, उस चीज से क्या सिग्निफाई करते हैं, हम उस चीज से हम क्या पोर्ट्रे कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होता आया है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज व्हाई डज नॉट द हाउस हैव डोर्स फॉर द बर्ड्स टू नॉक एट एंड फॉर द विंड टू पुश ओपन। हमारी जो स्पीकर है यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही हैं कि कैसे इनके घरों में बेसिक अमेनिटीज भी नहीं है, यानी कि इनके घर पे दरवाजे नहीं हैं, इनके घर पे विंडोज नहीं है। अब वो जो अगर कोई ऐसे बताती कैसे है ये बात कि अगर कोई बर्ड भी आए तो वो कौन से डोर से आके टकराएगा, क्योंकि हमारे घर पे तो डोर ही नहीं है। कौन सी हवा हमारे दरवाजों को धक्का मारते हैं, कौन सी हवा अगर तेज चलेगी और दरवाजा लॉक नहीं होगा तो कौन सा दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि दरवाजा तो है ही नहीं। ये बेसिक अमेनिटीज ना होना दिखाता है कि कैसे इनकी पॉवर्टी अभी तक परसिस्टेंट है सॉरी। Why does not the house have cots for one to wet the bed in sleep and fall down thud from them? अब यहाँ पे कॉट्स का मतलब है बेड्स, कि कैसे इनके घरों पे बेड्स नहीं है और कैसे इनकी डिस्कम्फर्ट को पोर्ट्रे किया गया है कि हम तो ऐसे भी नहीं है कि हम अपने बेड में सोए हुए हैं, हमें गर्माहट से पसीना आ गया क्योंकि हमें गर्मी लग रही है, हम बहुत वार्म फील कर रहे हैं और उसी गरम गरम अच्छे माहौल में हम एकदम धुत होके सो जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो जमीनों पर सो रहे हैं, हमारे पास तो बेड्स ही नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज why does not the textbook for standard I have any front cover? Why does the sky appear at the corner of the slate? आगे ये बताती हैं स्पीकर हमारी कि कैसे जो स्कूल सप्लाईज होती हैं, बेसिक स्कूल सप्लाईज, जैसे कि हम एज अ स्टूडेंट एज अ चाइल्ड हम सब चाहते हैं अच्छी पेंसिल, अच्छे पेन्स, अच्छे रेजर, अच्छी मतलब एटलीस्ट बेसिक ये सब हमारी जो अमेनिटीज होती हैं, बेसिक सप्लाईज होती है सबके पास हो। ये बताती है कि इनके पास तो ये भी नहीं है। इनके जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल ना के बराबर हैं। इससे पता चलता है कि कैसे ये जो एजुकेशन पे एक्सेस भी इनका इतना लिमिटेड कर दिया गया है कि ये इनकी इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, कि जो हमारे इंडिया का सिस्टम है वो भी नहीं चाहता कि जो लोअर कास्ट है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, वो आए और अपनी एजुकेशन पे अपना हक जताएं, एजुकेशन को ले। आगे था ये जो बताती है व्हाई डज द स्काई अपीयर एट द कॉर्नर ऑफ द स्लेट, ये कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जो आसमान भी है ना वो स्लेट के कॉर्नर में है, यानी कि इनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा कम है, लिमिटेड है, कि इनको तो आसमान ही नहीं दिया गया, इनके लिए सब कुछ लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे कि एक स्लेट होती है ना लिमिटेड, कि इसके बाद लिख नहीं सकते, इसको इरेज करके या धो के उसके बाद फिर लिखना पड़ता है, ऐसी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज का आसमान है जो कि बिल्कुल लिमिटेड है। ये लैक कर रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। Why do my fingers alone get cut when the pencil points are stone sharpened?
ये कहते हैं कि इनके पास जो पेंसिल्स भी होती हैं वो इनको पत्थर से उसकी जो नोक होती है यानी कि उसकी जो पॉइंट्स होते हैं उसको शार्पन करते हैं ये, और वो करते करते कभी कभी इनकी उंगली उस पर लग के कट जाती है। इससे पता चलता है कि अगेन कि कैसे पॉवर्टी में जी रहे हैं और कैसे कम चीजों की अपॉर्चुनिटीज, कम चीजों की सप्लाईज की वजह से इनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स हैं। Why are the buttonless shorts not of my size? Why do the fingers thrust in the pocket become embarrassed? ये कहती है कि हमारे यहाँ पे तो ऐसी शर्ट्स भी नहीं है जो हमारी खुद की साइज की हो। ऐसी शर्ट्स हैं जो हमें खुद को फिट नहीं आती। दिस इज शोइंग दैट दे आर लैकिंग द बेसिक नेसेसिटीज। वाई डू द फिंगर्स थ्रस्ट वाली लाइन ये बताती है कि कैसे इनकी जो खाली जेबें हैं, एम्प्टी पॉकेट्स, ये एक इनके लिए शेम है। ये अपने आप को नीचा महसूस करते हैं जब ये अपनी हाथों को अपनी पॉकेट्स में डालते हैं, अपने फिंगर्स को अपनी पॉकेट्स में डालते हैं, और इनको एम्प्टी फील होता है क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। Why does mother cry when she smoothens the wrinkles of soiled currency notes? ये कहती है यहाँ पे कि कैसी जो उनकी मदर है ना, वो भी जो पैसे गंदे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको ठीक करने में कितनी मेहनत करती हैं। दिस इज शोइंग कि पॉवर्टी के साथ साथ एक तरह की इनडिग्निटी भी आ जाती है जो उनको बहुत चुभ रही है इस टाइम, और कैसे ये स्ट्रगल करते हैं अपनी सारी या कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इनको, ये यहाँ पे दिखाया गया है। Why does father laugh when he shaves off grief from his face? ये अब यहाँ पे असली में किसी चीज को शेव ऑफ करने की या दाढ़ी शेव करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कैसे जो इनके पिता हैं, जो फादर हैं, वो हंसते हंसते इन सारी हार्डशिप्स को एक रेजिलियंस के साथ सह लेते हैं, एक ऐसी स्माइल के साथ सह लेते हैं जिसमें इनका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखता है, इनका एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखता है कि हर दुख को ये झेल लेते हैं, हर चीज के साथ इनको डील करना आता है, इनके अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि हर चीजों को अच्छे तरीके से डील करते हैं। Why does the elder sister go to the house next door with a coconut husk groping in the darkness of borrowing fire? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो उनकी बड़ी बहन है वो दूसरे घर पे यानी अपने आसपास जाके कोकोनट हस्क लेके आती है या कुछ ना कुछ बोरो करती है उनसे, जैसे कि फायर बोरो कर रही है यानी कि इसका एक जो रिसोर्सेज है वो बोरो कर रही है। इस पे इस पैराग्राफ का ये सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो क्या बोरो कर रहे हैं, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि इनके जो आसपास के इनकी कास्ट के लोग हैं वो सपोर्टिव हैं ऐसे हालात में भी जो हार्डशिप से भरा हुआ है, इनको इनकी कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। Why does mother blow out the lantern when the moon rises? जैसे ही हल्का सा भी मून दिखता है कि थोड़ी रोशनी हो गई, तो इनकी जो मदर है वो लैंटर्न को बुझा देती हैं, जिससे पता चलता है कि ये लैंटर्न ऑयल बचाना चाहते हैं या कोई भी रिसोर्स को कम से कम यूज करना चाहते हैं, ताकि वैसे इनके पास हर चीज की कमी है, तो ये चाहते हैं कि और चीजों को वेस्ट ना करें और जहां से भी चीजों को कम यूज कर पाए वहां से करें। तो इनकी मदर दिखाती है कि वो भी मून के आते ही लैंटर्न को बुझा देती है। Why does mother say that I will get the answers to all my questions when I grow up? मदर ये क्यों कहती हैं कि मुझे अपने सारे सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, और अभी मुझे कुछ असलियत नहीं बताती। यानी कि ये जानती है असलियत के बारे में एक तरीके से, पर ये पूछना चाहती हैं कि असली सिनारियो क्या है, और अपनी मम्मी से पूछना चाहती हैं, और वो इनको ये बात बताने को भी राजी नहीं है। इनकी मदर वेट करती हैं कि कब स्पीकर मैच्योर हो जाए और वो उनको रियलिटी के बारे में बता सके। So that's the end of our video. Hope you liked it. Do not forget to subscribe, like, comment and share before you leave. Thank you guys.